हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करकी एजुकेशनल लैब पर। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी, जिसके माध्यम से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की एक बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा था हैलोएल्केन्स एंड हैलोरिन्स। तो इसकी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको कल ही बता दिया गया था कि क्या पढ़ना है आपको। तो कल हमने पहले क्या पढ़ा इसको देखते हैं। कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन्स, जिसमें 3 रिएक्शन मैं आपको बताया हूँ कि 3 रिएक्शन आपको पढ़ना है। NSR पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है और रिएक्शन विद मेटल पढ़ना है। NSR में तीन रिएक्शन होती है, टाइप्स इसके 3 होते हैं, लेकिन आपको 2 ही पढ़नी है, एक आपको नहीं पढ़नी है। हाँ, उसका एग्जाम्पल कहीं देखने को मिलेगा तो मैं बताऊंगा, ये आपको 10 बार बता चुका हूं मैं। तो NSR में पहला मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बता दी गई है। क्रिया विधि क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, SN2 की क्या होती है ये आपको बताएगा। अब कल जो है आपको न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये बताया गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं ये बताया गया आपको। इस तरह से कुछ बेसिक पॉइंट भी बताए गए थे रिएक्शन के। आज हम और ये भी बताया गया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ये भी बताया गया, जिसमें 4 फैक्टर बताए गए। एल्किल हैलाइड्स, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स और नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स के बाद आप देखते हैं लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। और इसी में आप देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के बाद जो है कि कौन सा फैक्टर आता था। इसके बाद आप चौथा फैक्टर देखते थे कि सॉल्वोलिसिस, यानी कि सॉल्वोलिसिस कह दिया जाए या एक तरह से कह दिया जाए कि क्या फैक्टर था उसमें जो रिएक्शन में मेन काम कर रहा है, ठीक है। तो 3-4 फैक्टर आपको बताए गए थे, उस फैक्टर को याद रखिएगा। रिएक्शन कुछ इस तरह की थी, आप यहाँ देखिए ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनी थी जो हाईली एनर्जेटिक रहती थी, और वो जो है तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती थी। और इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता था, सिंगल स्टेप होता था और ट्रांजिशन स्टेट आती थी। और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, ये आपको बताया गया। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बताया गया। और इसका पता लगाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट वाल्डन थे, इसलिए इसका नाम वाल्डन इन्वर्जन भी रखा गया, यानी वाल्डन प्रतिपन्न भी रखा गया। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ SN1 रिएक्शन और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो आज हमें मेनली पढ़ना है SN1 रिएक्शन। कल हमने पढ़ा SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई गई आपको, उसकी कुछ एग्जांपल भी करवा करके तो उसके बाद नए टॉपिक पे आ रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। तो देखिएगा, पहले आप जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़े हैं उस स्टीरियोकेमिस्ट्री में 2 एग्जांपल और कर लीजिए। क्या इसका एग्जांपल है, कैसे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन लगाते हैं, क्या तरीका होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन लगाने का, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल और भी बताता हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या एग्जांपल होता है। तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नोट कर लेना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है कि ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2। तो SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बताएगी, इसमें जो है क्या होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अभी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्या होता है ये क्या बताएगा।
कल वाला लेक्चर जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखें। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो। अब देखिए तरीका क्या है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का, कैसे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है विन्यास का प्रतीपन। विन्यास का प्रतीपन का मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप या कोई एटम सामने से निकल रहा हो और दूसरा अटैक करने वाला एटम जो है वो पीछे से अटैक कर रहा हो, तो इस तरह जो प्रोडक्ट मिलता है वो पीछे से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट मिलता है। इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्जन। यानी कि आपने क्या देखा था कि एल्किल हाइड्राइड्स में जब रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की होती थी तो हाइड्राइड्स आगे से निकलता था और न्यूक्लियोफाइल इसके पीछे से अटैक करता था। यानी न्यूक्लियोफाइल इस तरह जुड़ता था, इस तरह, और निकल कहाँ रहा था, हाइलाइट कहाँ से निकल रहा था, आगे से। तो बताइए इसका और इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उल्टा है कि नहीं। ये देखिए हाइलाइट आगे से निकल रहा है और अटैक करने वाला किधर से कर रहा है, पीछे से। तो ये क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब एक एग्जांपल कर लीजिए, जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए क्या है। जैसे मान लो कि आपको कुछ इस तरह का मिल गया C2H5 CH3 दिया, ये रिएक्शन मिली और कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल आया। रिएक्शन कैसी हो रही है, SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनने वाला, तो Br निकलेगा यहाँ से, यही लिविंग ग्रुप है, Br निकलेगा। और OH जो है वो इसके बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से आएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए यहां से Br निकल गया तो यहाँ H आ गया, इसकी जगह पे इसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है। ये देखिए इन दोनों को मिला लीजिए, ये देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करते हैं, ये प्रोसेस है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप इसको नोट कर लें। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल क्या होगा, देखिएगा। मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति मिल गई, ठीक है ये, और यहाँ है Br, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो रही है OH माइनस के साथ में SN2 मैकेनिज्म से। तो इसका मतलब समझ रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, यह बोर्ड के तल के अंदर है, बोर्ड के तल के अंदर है। तो अब ऐसा होना चाहिए कि ये बोर्ड के तल के ऊपर आ जाए, तो ये हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अंदर तल को दिखा नहीं सकते हम, तो जो डॉटेड लाइन होती है वो तल के बाहर होती है, और जो ये है ये बोर्ड के तल के अंदर है, और जो ऐसी बनी होती है वो मतलब जो प्लेन लाइन बनी होती है वो बोर्ड के तल में, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब जब अटैक करेगा तो ये आपका लिविंग ग्रुप ये निकल जाएगा, नहीं अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट कुछ कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है बोर्ड के तल के ऊपर आ गया और ये बोर्ड के तल के अंदर था, ये ऐसे, ये इसके अंदर है और ये इसके से ऊपर है, इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा हो। दूसरा देखो, ऐसे मान लो ये मिल गया H, CH3 तो ये कौन सा है, इसकी पहचान क्या, देखिए सेम ग्रुप सेम साइड, और जब सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो इसको क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। ये सिस है ना, सिस ऑफ ट्रांस पहचाना मैं आपको बताया। अब ये रिएक्शन हो रही है, OH माइनस इस पे अटैक कर रहा है, FN2 मैकेनिज्म से हो रही है, इससे सेंट्रल मैकेनिज्म। तो सिस का उल्टा क्या होगा भाई, ट्रांस होगा,
इसका उल्टा क्या होगा, ट्रांस। यहाँ भी आता ही रहेगा, यहाँ भी आते रिमूविंग भी आना चाहिए ना, रिमूविंग ग्रुप जो है, यानी लिविंग ग्रुप भी आना चाहिए यहाँ पे, ये भी है। ठीक है, तो यही लिविंग ग्रुप है, ये हटेगा यहाँ से। अब जब ये हटेगा तो अगर यहीं पे OH आकर के जुड़ रहा है तब तो वो CC हो जाएगा। OH कहाँ जुड़ेगा, ऊपर जुड़ेगा H, और H नीचे आ जाएगा, तो यहाँ जुड़ेगा तब वो ट्रांस बनेगा। जैसे देखिए कुछ इस तरह से, OH यहाँ जुड़े, H यहाँ आ जाए, और ये वाला H यहीं रहे, और CH3 यहाँ है। अब देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सेम ग्रुप जो था यहाँ पर H यानी सेम ग्रुप जो है वो क्या था, सेम साइड में था। ये देखिए सेम ग्रुप सेम साइड में, और यहाँ देखिए सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है कि नहीं है। तो ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, और यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ ट्रांस। तो सिस का ट्रांस हो जाएगा, सिस का क्या हो जाएगा, ट्रांस, यानी ट्रांस वाला प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये हुआ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो ये कुछ एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आप इसमें कर सकते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं नीट के। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन था नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, CH3 CH2 Br और प्लस रिएक्शन करानी है किसके साथ में, NaI के, NaI, और ये हो रही है एसीटोन की उपस्थिति में SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। तो ये Na+ है और I- है, छूटेगा ना पहले, और ये लिविंग ग्रुप Br, तो और ये एल्डिहाइड कौन सा है, 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री एल्डिहाइड है। तो अब रिएक्शन में क्या हो जाएगा देखिएगा, ये Br जो है इस न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ I न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये इसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा CH3 CH2I और प्लस और क्या मिल जाएगा, Na। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ये था नीट का क्वेश्चन, ये होगा प्रोडक्ट, ये नीट का क्वेश्चन एकदम आसान। एक और क्वेश्चन है नीट का, क्वेश्चन ये देखिएगा क्या लिखा है, कह रहा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ reactivity of the following for isomers of the following for, या 4 लिखा है, 4 following 4 isomers towards SN2 रिएक्शन। यानी कि हमें नीचे 4 आइसोमर्स दिए जा रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर ऑप्शन दिया है डिक्रीजिंग का तो डिक्रीजिंग का, या इंक्रीजिंग का तो डिक्रीजिंग एडजस्ट कर देना। ठीक है, वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर का ही एडजस्ट कीजिएगा। तो उसी हिसाब से हमें SN2 रिएक्शन के हिसाब से करना है। अब ऑप्शन दिया है यहाँ पे पहला, यानी चारों आइसोमर्स दिया है, तो इसमें से पहला आइसोमर्स है, पहला आइसोमर्स दिया है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये पहला दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरा दिया है CH3 CH2 CH Cl CH3, ऐसा दिया। और तीसरा दिया है, तीसरा
तीसरा कुछ इस तरीके से है CH3 का होल ट्वाइस CH2 और चौथा कुछ इस तरीके से दिया है CH3 का होल थ्राइस C। इसको हमें आर्डर से लगा देना है। रिएक्टिविटी का आर्डर क्या है सेंट्रोमैग्नेटिज्म के हिसाब से। तो आपको एल्किल हैलाइड्स का मैकेनिज्म बताया गया है, एल्किल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी का आर्डर बताया गया है, ठीक है, कि जिसमें मिथाइल होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो मिथाइल अगर कोई है इसमें तो देखिए मिथाइल तो इसमें ये नहीं है, तो अब डिग्री पहचानिए। सबसे पहले डिग्री पहचानना आपको पहले लेक्चर में बताया हूँ, इसलिए पहले लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो जैसे देखिए इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 डिग्री, ये 1 डिग्री का होगा ना जी, डिग्री 1 होगी। इसकी डिग्री देखिए यहाँ Cl है, इससे ये कार्बन, इससे ये कार्बन, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। इसको एडजस्ट कीजिए, तो इसको ऐसे लिखिए, देखिए CH3 का होल्ट जो लिखा हुआ है ये ऐसा होगा CH3 CH CH2 Cl और यहाँ होगा स्विच, ऐसा होगा, है ना, ये इस तरह से। तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो यहाँ 1 है और यहाँ कार्बन है, इस कार्बन से और अधिक डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1, इसकी डिग्री क्या होगी 1। और इसकी डिग्री देखिए, इसको देखिए, इसको जब देखेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो ये आ जाएगा CH3 C Cl CH3 CH3 ऐसा आ जाएगा। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 3। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एक तो ये 1 डिग्री का यहाँ है और एक 1 डिग्री का यहाँ है, दोनों 1 डिग्री के हैं ना, ये है, हाँ दोनों 1 डिग्री के हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये कि ये पहचानिए। तो इन दोनों की रिएक्टिविटी क्या होगी, बराबर होगी, इन दोनों की रिएक्टिविटी बराबर होगी, यानी कि पहला जो है, पहला और दूसरा ये दोनों बराबर होगा। इस और इसके बाद 2 डिग्री वाला आएगा, जिसमें ये दूसरा नहीं है, सॉरी तीसरा है, ये तीसरा है। उसके बाद 2 डिग्री वाला आएगा दूसरा, उसके बाद 3 डिग्री वाला आएगा चौथा। ये क्रम बन जाएगा, तो ये क्रम बन सकता है, आप क्रम नोट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ क्वेश्चन में 3 डिग्री है तो ये सही है, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखिएगा। कॉन्सेप्ट से मतलब है, कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ये क्यों होगा आपको ये बताया गया पिछले लेक्चर में, इसलिए जो बच्चे पिछले लेक्चर नहीं देखे जरूर देखें पिछला लेक्चर। अब देखिए, अब आज के टारगेट पे आते हैं। एक टारगेट था ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा टारगेट क्या देखिएगा, दूसरी टॉपिक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। तो SN1 की मैकेनिज्म देखिए क्या होगी, आपकी हेडिंग होगी SN1 मैकेनिज्म। यानी कि हम SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं और उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे यहाँ। तो देखिएगा SN1 रिएक्शन पहले कि इसमें आएगा, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल वाला है, तो न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन आप पहले कर लीजिए। जैसे सपोज कर लो Cl3 C Cl CH3 CH3 और इससे कोई न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक कर दी, तो ये ग्लूकोन यहाँ से निकल जाएगा। अब जो है यहाँ कौन जुड़ेगा, Nu, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, देखिएगा CH3 C Nu CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा CH3, कुछ इस तरह से लिखेगा ना, हाँ Nu इससे जुड़ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए और निकला क्या है Cl, तो यहाँ प्लस Cl माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा Cl माइनस, ठीक है। अब मैकेनिज्म इसकी देख लीजिए, इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म में देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट में करिए,
स्टेप फर्स्ट क्या होगा, देखिए सबसे पहले लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, क्योंकि डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे आंशिक पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव होगा, ये आंशिक नेगेटिव होगा, और ये भी आंशिक नेगेटिव है, तो ये ट्रिपल कर देगा, ये ट्रिपल कर देगा, और यहाँ अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई वैलेंसी खाली नहीं है, कोई वैलेंसी खाली नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, कि कोई ऑर्बिटल खाली हो, चलिए भाई अटैक करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ अटैक कर नहीं सकते। ठीक, तो आप क्या करिए, पहले जो है इस लिविंग ग्रुप को निकालिए, पहली स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो पहले स्टेप में जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो क्या कैसा दिखने वाला, देखिए CH3 C CH3 CH3 CH3, यहाँ से Cl जोड़ दे रहा हूँ, Cl, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देखिएगा अब रिएक्शन लिख लिए होंगे उसकी। अब देखिए ये रिएक्शन पहले यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है आपका Cl ये निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा, देखिएगा CH3 CH3 CH3, तो इसमें क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और प्लस Cl माइनस ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और ये फर्स्ट स्टेप है, तो यही आपका फर्स्ट स्टेप, ये RDS होता है, और ये सोलो होता है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, देखिएगा स्टेप सेकंड में अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस पे, इस पर, ठीक है। तो यहां से उठाइए इसको, और इस पे न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करवा दीजिए। जैसे न्यूक्लियोफाइल में आप कुछ यूज कर सकते हैं, तो H माइनस हो या और कोई हो, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा, और जब अटैक करेगा तो ये अब आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखने वाला है, देखिए जैसे वहां बना था, ये देखिए ऐसा दिखेगा ना, यहां से जुड़ा डिटेक्टर, ठीक है। तो इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। अब इस तरह का प्रोडक्ट मिला आपको, तो अब देखिएगा ध्यान से कि हम, हाँ ये जो सेकंड स्टेप है ये फास्ट स्टेप होगा, ये क्या होगा, फास्ट, क्योंकि ये जो है हाईली एनर्जेटिक है, यानी एनर्जेटिक है, ये फास्ट स्टेप है, ठीक है, फास्ट होगा। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखने वाली हैं, अब क्या क्या आप याद रखना जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले तो ये, इसमें यह चीज इंटरमीडिएट बाद में प्रोडक्ट बना है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये बीच में क्या बना है, इंटरमीडिएट, तो एक इंटरमीडिएट बना है, इसको याद रखिएगा। और वो इंटरमीडिएट क्या है, उसका नाम कार्बोकेटाइन, कार्बन पे प्लस है ना, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन, क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोधनायन बनेगा। मध्यवर्ती जो है इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती, मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है, तो इंटरमीडिएट ही क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब ध्यान दीजिएगा जहां भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल। कहीं भी अगर जो है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहां तुरंत लिखिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा ये आपको बताया जाएगा कि रीअरेंजमेंट कैसे होगा। तो अभी इतना चीज याद रखिए कि मैकेनिज्म में इतने पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, और दूसरा जो है रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि RDS यही है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इसी की कंसंट्रेशन में। देखो RDS में रेट डिटरमिनिंग स्टेप यही है। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल एल्किल हैलाइड्स, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को मैं शॉर्टकट में RXN से लिखा हूं, RXN, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल्किल हैलाइड्स के पावर 1, क्योंकि इसमें केवल कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एल्किल हैलाइड्स, जो आएगा उसी का तो कंसंट्रेशन लिया जाए। पिछले में क्या था, न्यूक्लियोफाइल भी इसी में आ रहा था,
इसमें न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में आ रहा है, ये फास्ट है, ये आरडीएस नहीं, आरडीएस कौन है, स्लो स्टेप। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये 1 होगा तो इसकी आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा 1। आर्डर 1 हुआ तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 1, मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी 1, यानी इसकी परमाणुता भी 1 होगी और इसकी कोटि भी 1 होगी। इसलिए लिखा जाता है SN1, 1 इसलिए लिखा गया। SN2, 2 क्यों लिखा गया वो आपको बताया गया, तब आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी 2 आई थी और यहाँ आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या आ रही है, 1 आ रही है, इसलिए लिखा गया SN1 रिएक्शन। ठीक है, और ये बातें याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल एल्किल हाइलाइट पर डिपेंड करती है, एल्किल हाइलाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है, कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल। पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्विन्यास, यानी इससे अगर इसका फिर से विन्यास अगर हो सके तो पॉसिबल है। अब देखो हमें रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है तो हम एल्किल हाइलाइट्स देखेंगे। अब रिएक्टिविटी क्या होगी देखिएगा, एल्किल हाइलाइट्स की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, तो रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगी किस पे, कार्बोकेटायन पे, क्योंकि कार्बोकेटायन से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टिविटी जो होगी वो किस पे डिपेंड होगी, कार्बोकेटायन पे। और कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी क्या होती है उसको भी याद रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्टिविटी ऑफ, हालांकि भी आगे आपको बताया जाएगा। एल्किल हाइलाइड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा रिएक्टिव कार्बोकेटायन होगा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, उतने ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, उतने ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी किसकी, एल्किल हाइलाइड्स, क्योंकि कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं कि कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो अभी मैं बताऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले में, जो अगली आपकी हेडिंग ही यही है। तो अभी के लिए इतना याद रखें कि SN1 मैकेनिज्म होती कैसे है, इसे इसमें बनता क्या है, तो इसमें बनता है कार्बोकेटायन, क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो रिएरेंजमेंट पॉसिबल है। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये एल्डिहाइड के कंसंट्रेशन पे केवल डिपेंड करता है, और अगर केवल एल्डिहाइड के कंसंट्रेशन एल्डिहाइड कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN1 रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं उसको देखा जाएगा, जैसे उसमें देखा गया था उसे इसमें भी देखा जाएगा। ठीक है, तो आपकी हेडिंग होगी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ rate of SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन की फैक्टर अफेक्टिंग रेट, तो सबसे पहला होगा आपका नेचर ऑफ एल्किल हाइलाइड्स, जैसे उसमें देखे थे, ये तो आप पिछले भी में देखे हैं नेचर ऑफ, लेकिन उससे डिफरेंस यहाँ पे है, नेचर ऑफ एल्किल हाइलाइड्स। ठीक है, तो अभी आपको बताया हूँ उसके पिछले स्टेप में, तो वही चीज देखिएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकेटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसी बात को याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, तो उसको देख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होती है
सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसके बाद ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और सबसे कम स्टेबल होता है मेथिल कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और इसकी देख रेख करने वाले 3-4 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगी। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स भी क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम यहाँ रिएक्टिविटी ऑफ या रेट ऑफ रिएक्शन का लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। देखिए नोट कर लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। जितनी डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा उतने डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और उसके बाद मेथिल एल्किल हैलाइड। इसका उल्टा उसमें था, SN2 में इसका उल्टा था, और SN1 में ये रिएक्शन, ये क्रम देखना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए। आपको ऑर्डर लगाने के लिए, यानी ऑर्डर में पूछ सकता है कि अरेंज कीजिए ऑर्डर के साथ, SN2 के हिसाब से या SN1 के हिसाब से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरी हेडिंग होगी नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ये तो नेचर ऑफ लिविंग हैलाइड्स हो गया, और दूसरा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में क्या करना है, अब लिविंग ग्रुप कौन सा मिलेगा, हाईलाइट है ना इसमें। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में जिसकी साइज बड़ी होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी उसके बंध को तोड़ने में आसानी रहेगी। तो साइज किसकी बड़ी होती है, आयोडीन वाली, और छोटी साइज किसकी होती है, फ्लोरीन वाली की। क्योंकि साइज छोटी होगी तो वो ज्यादा मजबूती से अट्रैक्शन होगा उसमें, कार्बन और किसके बीच में, हैलाइड्स के बीच में, और उस बंध को तोड़ने में कठिनाई होगी। और जिसकी साइज बड़ी होगी उसको तोड़ने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप लकड़ी का बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, उसको तोड़िए, और एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा ले लीजिए, तो बड़े टुकड़े को तोड़ने में क्या होगी, आसानी होगी, और छोटे टुकड़े को तोड़ने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो इसी तरह से आप नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में क्या लिखेंगे कि जो सबसे बड़ी साइज होगी उसका जो नेचर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाला होगा, ठीक है। तो टर्म क्या बन जाएगा, देखिएगा टर्म बन जाएगा आपका, सबसे कम साइज वाला कौन है, RF होता है। तो RF सबसे कम होगा, उसके बाद कौन होगा, RCl, उसके बाद कौन होगा, RBr, उसके बाद कौन होगा, RI। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी साइज सबसे बड़ी होती है और इसकी साइज सबसे छोटी होती है। तो साइज के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में। ठीक, साइज बड़ी होने के कारण यहाँ बहुत मजबूती से अट्रैक्शन नहीं है, बहुत मजबूती से नहीं जुड़ा रहेगा। आगे इसको निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से, लिविंग ग्रुप ये जल्दी निकल जाएगा। और यहाँ ये जो फ्लोरीन है ये साइज छोटी होगी, ये अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा, ये अच्छे तरीके से बधा हुआ होगा, ठीक है, इस एल्केन से यानी कार्बन से। तो इसलिए इसकी साइज छोटी होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसकी साइज बड़ी होने के कारण इसकी जो है रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं। तो मैंने सॉल्वेंट आपको दो तरीका बताया था सॉल्वेंट का, दो था, एक था पोलर, एक था नॉन पोलर। तो पोलर में दो थे, एक था प्रोटिक सॉल्वेंट, एक था एप्रोटिक सॉल्वेंट, एक था प्रोटिक सॉल्वेंट और एक था एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखिए इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स में, इफेक्ट ऑफ
सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में केवल इतना ही आपको जानना है कि कौन सा सॉल्वेंट इसकी फेवर करता है SN1 रिएक्शन को। ऐसे ही केवल पूछेगा कि कौन सा सॉल्वेंट जो है SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, तो आपका आंसर होगा सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होंगे वह किसको फेवर करेंगे, SN1, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो SN2 को करते हैं। तो यहां लिखिएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बताया क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है भाई? हाइड्रोजन अगर किसी उच्च नेगेटिविटी यानी हाईली नेगेटिव वाले परमाणु से जुड़ा हो, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनसे जुड़ा होगा, तो इनसे जो जो सॉल्वेंट बनेगा, इनसे जो सॉल्वेंट बनेगा वो क्या होगा? वह होगा आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे वो किसको फेवर करेंगे? SN1 रिएक्शन। और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे वो किसको करेंगे? SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो आपने फैक्टर ऑफ एक्टिंग देख लिया, आप SN2 रेट ऑफ SN2 रिएक्शन को। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं इस बार। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, जरूर देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। आपकी रीडिंग होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन कैसे होगी देखिएगा ध्यान से। आपके पास ये वाला मान लो, ये आपके पास एल्किल हैलाइड्स है, यहाँ R2, यहाँ R1, यहाँ R3, ये आपका एल्किल हैलाइड्स है। अब ये अगर रिएक्शन हो रही है किसके जरिए से? SN1 मैकेनिज्म से हो रही है। तो श्योर है कि यहां से सबसे पहले X निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो कुछ इस तरह का देखिएगा, C, और ये आपका हो गया R2, ये R1, ये R3, यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए इसका इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके पास इधर भी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं और इधर भी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं, दो तरफ हो सकते हैं, चाहे यहाँ बनाइए या यहाँ बनाइए। इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब क्या करेगा? अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आप दो पोजीशन बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा, दो पोजीशन बनेगी। एक तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ से जुड़ सकता है और एक तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ करके यहाँ आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन क्या होगा, और इसको नोट कर लीजिएगा कि ये जो है ये आपका क्या है? ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है और किसका है? कार्बन। अब न्यूक्लियोफाइल इस वैकेंट ऑर्बिटल में आ सकता है या इस वैकेंट ऑर्बिटल में आ सकता है, यानी यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। अब देखो दोनों पोजीशन हो सकती है। जैसे सपोज कर लो कि ये पोजीशन हुई, मान लो ये पोजीशन हुई, न्यूक्लियोफाइल आगे से आया, तो जब आगे से आएगा तो कुछ इस तरीके की स्पीसीज आपको मिलेगी। यहाँ मिलेगा R2, यहाँ मिलेगा R1, यहाँ मिलेगा R3। और अगर मान लो इससे आया, ऐसा अगर आया, देखो अगर पीछे से आएगा, सपोज कर लो पीछे से अटैक किया, ये इस तरीके से देखिएगा, अगर ये पीछे से अटैक किया तब क्या होगा देखिएगा, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा NU, यहाँ होगा आपका R1, R2, यहाँ होगा R1 और यहाँ होगा R3, इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा लिविंग ग्रुप कहाँ से निकल रहा है? आगे से। तो अगर लिविंग ग्रुप आगे से निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल आगे से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका था एल्किल हैलाइड्स का, वैसा ही आपको प्रोडक्ट का भी जो है कॉन्फ़िगरेशन मिला। जैसा विन्यास इसका था वैसा ही विन्यास इसका भी मिला। ठीक है, यानी जो विन्यास एल्किल हैलाइड्स में आप लिए थे
वही विन्यास आपको जो न्यूक्लियोफाइल वाला प्रोडक्ट मिला है वही मिला। तो अगर ये विन्यास ऐसा ही मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन। मतलब वही विन्यास धारण हो गया, इसको धारण बोलते हैं हिंदी में। तो वही विन्यास हो गया। देखिए आगे से निकला तो आगे से न्यूक्लियोफाइल, बताओ इनके और इनके विन्यास में कोई डिफरेंस दिख रहा है? जो लिविंग ग्रुप आगे से निकला है और जो लिविंग ग्रुप को निकाला है वही आगे से जुड़ा भी है न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस देख रहे हैं आप आगे वाला, ये प्रोसेस क्या है, ये रिटेंशन है। इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन। ये रिटेंशन है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से जुड़ा है तो विन्यास देखो यहाँ पर, इसका विन्यास मिलाओ, उल्टा हो गया, तो यह प्रोसेस क्या हो गया, यह प्रोसेस हो गया इन्वर्जन का। क्या हो गया, इन्वर्जन। और प्रोडक्ट में दोनों मिल सकते हैं, प्रोडक्ट में दोनों मिल सकते हैं, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी। रिटेंशन और इन्वर्जन के मात्रा में यानी क्वांटिटी में बहुत कम डिफरेंस होता है, लगभग 50% रिटेंशन होगा तो 50% क्या होगा, इन्वर्जन भी होगा। लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में या थोड़ी बहुत कह दें कि क्वांटिटी में इन्वर्जन जो है, ये इन्वर्जन प्रोसेस ये अधिक होता है और जो रिटेंशन प्रोसेस होता है वो लेस होता है। तो आप कहाँ होगा, कैसे होगा, ये आपको अगले जब कोई एग्जाम्पल लूंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है। दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर दोनों प्रोडक्ट मिले तो इन दोनों प्रोडक्ट के संयुक्त रूप को क्या बोलेंगे, इन दोनों प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, दोनों प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। तो ये आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री में बता देंगे सर, रेसमिक मिक्सचर मिलता है यानी 50% रिटेंशन तो 50% क्या होगा, इन्वर्जन। अब रिटेंशन वाला प्रोसेस क्या बताएंगे, अगर इन्वर्जन, अगर जो है कॉन्फ़िगरेशन एल्किल हाइड्राइड्स के जैसा हुआ, जैसा एल्किल हाइड्राइड्स का कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही प्रोडक्ट का भी कॉन्फ़िगरेशन मिला तो वह रिटेंशन है। और अगर एल्किल हाइड्राइड्स के विपरीत का कॉन्फ़िगरेशन, उल्टा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, ठीक है, यानी लिविंग ग्रुप आगे से निकल रहा है और जो अटैकिंग है वो पीछे से हो रही है, तो वह इन्वर्जन है। और क्या है, इन्वर्जन है। और इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। क्योंकि दोनों प्रोडक्ट मिलेगा आपको तो दोनों प्रोडक्ट के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है ये भी आप जान गए होंगे, जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिलते हों उसी को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो ये है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये क्या है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अब आप जो है हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे SN2 रिएक्शन के बारे में कि SN2 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन हम कैसे कराते हैं। मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि रीअरेंजमेंट आपको कैसे करना है, यानी रीअरेंजमेंट कैसे होगा ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जो भी आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं उसको आप कंटिन्यूअस देख करके उसका नोट्स जरूर बनाएं। मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जाम के पहले अगर रिवीजन करना है तो आपके रिवीजन का सबसे सच्चा साथी होता है नोट्स। तो आप नोट्स जरूर बनाएं जिससे रिवीजन के लिए आपको कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। आप नोट्स उठाएं तुरंत टॉपिक रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।